नमस्कार। मैं निर्मल सैनी आपके समक्ष आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक के उपविषय समांतर माध्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार के व्याख्यान का क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम समांतर माध्य का अर्थ, तत्पश्चात समांतर माध्य की परिभाषा और समांतर माध्य की गणना। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम दो श्रेणियों में समांतर माध्य की गणना करेंगे, जिनमें पहली है व्यक्तिगत श्रेणी तथा दूसरी खंडित श्रेणी। समांतर माध्य का अर्थ, प्रिय विद्यार्थियों, समांतर माध्य का व्यवहार में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। वास्तव में औसत शब्द का प्रयोग इसी माध्य के लिए किया जाता है और यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय माप भी है। समांतर माध्य के द्वारा किसी श्रेणी के चर का एक ऐसा मूल्य अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है जो सारी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। हॉरेस सकृस्ट के अनुसार समांतर माध्य से अभिप्राय उस मूल्य से है जो किसी श्रेणी के समस्त मदों के मूल्य के जोड़ को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। द अर्थमेटिक मीन इज अ नंबर which is obtained by adding the value of all the items of a series and dividing the total by the number of items. अतः इस विधि का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः करते ही रहते हैं। यह एक सर्व प्रचलित माध्य है तथा इसकी गणना करना बहुत ही आसान भी है। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम समांतर माध्य के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करेंगे। समांतर माध्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, सरल समांतर माध्य। इसके अंतर्गत श्रेणी की समस्त मदों को समान महत्व दिया जाता है। तो दूसरा, भारित समांतर माध्य। इसके अंतर्गत श्रेणी की प्रत्येक मद को उसकी व्यक्तिगत महत्व के अनुसार भार प्रदान किया जाता है। समांतर माध्य का सूत्र, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, समांतर माध्य को x बार के द्वारा प्रकट किया जाता है। x बार बराबर है x1 जमा x2 जमा x3 जमा xn, अर्थात यहाँ x1 x2 x3 xn श्रेणी में दिए गए मदों के मूल्य हैं, जबकि इसे भाग किया जाता है n अर्थात मदों की कुल संख्या से। इस प्रकार सरल रूप में हमारे पास सूत्र उपलब्ध होता है समीशन। यह सूत्र आप देख रहे हैं, इसमें एक नया सिंबल आप सामने देख रहे हैं। इसे मदों के जोड़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात समीशन x डिवाइडेड बाय n। आज के इस व्याख्यान में हम सरल समांतर माध्य की गणना करना सीखते हैं। सरल समांतर माध्य का निर्धारण अत्यंत ही सरल होता है। इसकी गणना तीन प्रकार की श्रेणियों के अंतर्गत की जा सकती है, जिनमें सबसे पहली है व्यक्तिगत श्रेणी, तो दूसरी खंडित श्रेणी तथा तीसरी अखंडित श्रेणी। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम पहली दो श्रेणियों अर्थात व्यक्तिगत एवं खंडित के अंतर्गत ही सरल समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। पहली श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना। इस श्रेणी के अंतर्गत समांतर माध्य की गणना करना बहुत ही आसान है। इस श्रेणी में भी हम दो प्रकार से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं, जिन्हें हम विधि भी कह सकते हैं। तो पहली है प्रत्यक्ष विधि, तो दूसरी लघु विधि। आइए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करना सीखें। इस विधि के अंतर्गत जिन कदमों के रूप में हम आगे बढ़ेंगे वो निम्न है।
सबसे पहले दी गई श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़कर समीशन x प्राप्त कीजिए। उसके बाद दी गई श्रेणी के सभी मूल्यों की कुल संख्या अर्थात n प्राप्त कीजिए और इसके बाद श्रेणी के सभी मूल्यों के जोड़ समीशन x को श्रेणी के सभी मूल्यों की कुल संख्या n से विभाजित कीजिए। दिया गया सूत्र जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, फिर से दोहराते हैं। x बार बराबर है x1 जमा x2 जमा x3 और इस प्रकार x की भी सभी मदें जो दी गई हैं इन्हें भाग किया जाता है मदों की कुल संख्या से, समीशन x बटे n। तो आइए एक उदाहरण हम इस सूत्र की सहायता से हल करके देखते हैं। उदाहरण, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों की अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अंक दिए गए हैं 80, 65, 45, 50, 62, 72, 70, 40, 25 और 33। तालिका एक तरफ विद्यार्थियों के अनुक्रमांक 1 से लेकर 10 तक दर्शाती है, अर्थात n हमारा हुआ यहाँ 10 क्योंकि दिए गए विद्यार्थी 10 थे। तो दूसरी तरफ उनके अंक दिए गए हैं। इस प्रकार तालिका के सबसे अंत में आपके पास है समीशन x अर्थात दिए गए अंकों का कुल जोड़ जो होता है 542। दी गई स्लाइड में आपके सामने सूत्र उपस्थित है। इस सूत्र के अंतर्गत हम अपने मूल्यों को रखते हैं। समीशन x जैसा कि अभी अभी प्राप्त हुआ है 542, इसे भाग करेंगे हम n मदों की कुल संख्या जो 10 उपलब्ध है। इस प्रकार हमारे पास हल निकल कर आता है 54.2 अंक। इस प्रकार अर्थशास्त्र में औसत अंक हुए 54.2। आइए इसी समांतर माध्य को हम अपने दूसरी विधि के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। समांतर माध्य की गणना दूसरी अर्थात लघु विधि द्वारा भी की जा सकती है। यह विधि तब अधिक उपयुक्त रहती है जब दिए गई श्रेणी में मदों की संख्या काफ़ी अधिक हो। इस श्रेणी के अंतर्गत उठाए गए कदम मुख्य हैं। सबसे पहले श्रेणी के किसी भी मूल्य को या किसी अन्य संख्या को हम एक कल्पित माध्य के रूप में मान लेते हैं, जिसे हम ए मीन्स अज्यूम्ड मीन के द्वारा प्रकट करते हैं। उसके बाद इस कल्पित माध्य जो अभी अभी हमने माना था उसे श्रेणी की प्रत्येक मद में से घटा दिया जाता है और इस घटाने के बाद हमारे पास बचता है विचलन अर्थात छोटा d। d बराबर है x माइनस ए। x है मदों का मूल्य माइनस ए है कल्पित माध्य और इस प्रकार हमारे पास छोटा d उपलब्ध होता है। इसके बाद हम इस d की सभी मदों को जोड़ लेते हैं तो प्राप्त होता है विचलनों का जोड़ समीशन d। इस प्रकार प्राप्त किए गए मूल्यों को सूत्र में रखते हैं। सूत्र इस प्रकार है, x बार बराबर है a प्लस समीशन d बटे n। यहाँ a है कल्पित माध्य जमा समीशन d है विचलनों का योग और n है मदों के कुल संख्या। आइए इस विधि द्वारा भी हम एक उदाहरण को हल करते हैं। उदाहरण आपके सामने है। एक कक्षा के वही 10 विद्यार्थी अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्त अंक जिन्हें तालिका के अनुसार सबसे पहले कॉलम में हम उनके अनुक्रमांक प्रदान करते हैं जो 1 से लेकर 10 तक हैं, अर्थात कुल विद्यार्थी 10 n बराबर 10। दूसरे कॉलम में आपके सामने है अंक, उन सब का कुल जोड़ आपके सामने है समीशन x 542। कॉलम तीसरा, इसके अंतर्गत हम कल्पित माध्य से विचलन निकालते हैं। हमने इस श्रेणी में जो अंक दिए गए हैं इनमें से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मान लिया है
इस उदाहरण में माना गया कल्पित माध्य है 50, अर्थात a बराबर 50। और इस प्रकार हम प्रत्येक अंक में से a घटा रहे हैं। जैसे 80 में से 50 जो जमा 30 आएगा, उसके बाद 65 में से 50 जमा 15, और इस प्रकार प्रत्येक मद में से हम इस कल्पित माध्य को घटा रहे हैं। इस प्रकार हमारे सामने दो तरह के मूल्य उपस्थित हैं, एक जमा के चिन्ह वाले तो दूसरे घटा के चिन्ह वाले। आइए इन्हें और सरल करते हैं। तो जमा के चिन्ह वालों को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो दूसरी तरफ घटा के चिन्ह वालों को जोड़ लेते हैं। तालिका में सबसे नीचे दिया गया है समीशन डी, अर्थात डी का विचलन का जोड़, जो उपलब्ध है जमा के 99 और घटा के 57। इसे और सरल करने पर हमारे पास उपलब्ध होता है 42। इन सभी मूल्यों को सामने दिए गए सूत्र में रखते हैं। सूत्र है x बार बराबर a प्लस समीशन d बटे n। यहाँ a कल्पित माध्य हमने माना था 50, समीशन d अभी अभी हमारे पास उपलब्ध था 42, और n मदों की कुल संख्या 10। 42 बटे 10 अर्थात 4.2, जिसे हम जोड़ते हैं 50 में अर्थात 54.2 अंक, अर्थात उत्तर फिर वही अर्थशास्त्र में प्राप्त औसत अंक 54.2। हमने पिछली विधि देखी प्रत्यक्ष विधि, ये विधि लघु विधि, दोनों ही से प्राप्त उत्तर एक, अर्थात दोनों ही से प्राप्त उत्तर एक ही। विधियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, प्रश्न एक ही था। इस प्रकार इन विधियों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा प्रतीत होगा कि लघु विधि प्रत्यक्ष विधि से कुछ कठिन है, फिर भी इसका नाम लघु विधि रखा गया है। जी हाँ, यह बात व्यक्तिगत श्रेणी के साथ बिल्कुल ठीक है। इसलिए व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि का प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए, परंतु खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणियों में लघु विधि का प्रयोग हमारे गणन क्रिया को और भी सरल बना देता है। आइए आगे चलते हैं दूसरी श्रेणी के अंतर्गत सरल समांतर माध्य की गणना के लिए। और दूसरी श्रेणी है हमारे पास खंडित श्रेणी। उपयुक्त दोनों विधियों द्वारा खंडित श्रेणी में भी समांतर माध्य की गणना की जा सकती है, परंतु खंडित श्रेणी में मदों के मूल्य के साथ साथ उनकी आवृत्तियां भी दी जाती हैं। अर्थात यहाँ एक तरफ हमें x उपलब्ध होता है तो दूसरी तरफ छोटा f फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार यहाँ सूत्र भी भिन्न ही होगा। इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत मदों को उनकी आवृत्ति से गुना करके अर्थात x गुना f करके जो कुछ प्राप्त होता है उसे हम गुणोत्तर कहते हैं। उसके बाद हम इसे जोड़ लेते हैं, अर्थात गुणोत्तरों के योग को गुणोत्तरों की कुल संख्या n से भाग कर दिया जाता है। तो आज के इस व्याख्यान में हम खंडित श्रेणी में भी तीनों ही विधियों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, तो दूसरी लघु विधि, और तीसरी पद विचलन विधि। जी हाँ, ये एक नई विधि है, पद विचलन विधि। आइए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि लेते हैं। इस विधि के मुख्य कदम हैं, सबसे पहले श्रेणी के सभी मूल्यों अर्थात x को उनकी आवृत्तियों अर्थात f से गुना कर लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं fx। इसके पश्चात इन सभी को जोड़ लेते हैं, अर्थात सभी गुणनफलों का जोड़ समीशन fx प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद श्रेणी में दिए गए सभी मूल्यों की कुल संख्या n या समीशन f, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है इसलिए यहाँ श्रेणी के सभी मूल्यों की कुल संख्या समीशन f द्वारा ही प्राप्त होती है। उसके बाद श्रेणी के सभी मूल्यों का जोड़ को श्रेणी के सभी मूल्यों की कुल संख्या समीशन f से भाग कर लेते हैं और दिए गए सूत्र के अनुसार
मूल्यों का प्रयोग करते हैं। आइए जरा गौर से सूत्र को देखें। x बार बराबर है f1 x1 अर्थात x1 पहली मद, f1 पहली मद की फ्रीक्वेंसी दोनों ही पहली, जमा f2 x2 अर्थात दोनों ही दूसरी मद और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की गुना। इसी तरह तीसरी और इसी तरह जितनी भी मदें दी गई हों n, उन सब को जोड़ लेते हैं और प्राप्त करते हैं समीशन f(x). इसी प्रकार इसे भाग किया गया है f1 जमा f2 जमा f3 और fn तक, अर्थात सभी मदों तक, मदों की कुल फ्रीक्वेंसी तक, और हमें प्राप्त होता है समीशन f। तो आइए एक उदाहरण इस विधि द्वारा हल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण में एक कारखाने के 125 मजदूरों की मजदूरी दी गई है। इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। दिया गया प्रश्न थोड़ा सा अलग है पिछले उदाहरणों से। इसमें एक तरफ मजदूरी जो कि रुपयों में दी गई है, इसे हम x भी कह सकते हैं, जो दी गई है 240, 250, 260, 270, 280, 290 और 300। तो दूसरी तरफ दी गई है मजदूरों की संख्या अर्थात f, जो है 5, अर्थात 240 रुपये लेने वाले कुल मजदूर 5। इसी तरह 250 लेने वाले 15, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी है 32, 42, 15, 12 और 4। आइए इसे सरल करने की कोशिश करें। तालिका में एक तरफ x मजदूरी जो कि रुपयों में है दर्शाई गई है, तो दूसरी तरफ f अर्थात मजदूरों की संख्या दर्शाई गई है। f के नीचे समीशन f अर्थात मजदूरों की कुल संख्या जो 125 बनती है, जैसा कि प्रश्न में भी दिया गया है। कॉलम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। f(x) अर्थात f को x से गुना करते हैं या x को f से। 240 गुना 5 बराबर 1200। इसी तरह 250 गुना 15 बराबर 3750, और इसी तरह सभी मदों के गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तत्पश्चात इन सब का जोड़ जो कि नीचे दिया गया है समीशन f(x) जो बैठता है 33,490 प्राप्त करते हैं। इन प्राप्त मूल्यों को अपने सूत्र में रखते हैं। सूत्र है आपके सामने, x बार बराबर है समीशन f(x) अर्थात इसका मूल्य था 33,490। इसे भाग किया गया है समीशन f अर्थात 125 कुल मजदूरों की संख्या, और इस प्रकार इस प्रश्न को हल करने पर हमारे सामने उत्तर आता है 267.92 रुपये। और इस प्रकार मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य भी यही हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी अर्थात खंडित श्रेणी में दूसरी विधि लघु विधि की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, यदि श्रेणी में मदों की संख्या काफ़ी बड़ी है तो यह विधि अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि के मुख्य कदम इस प्रकार हैं। सबसे पहले श्रेणी के किसी भी मूल्य को या किसी अन्य संख्या को कल्पित माध्य a मान लेते हैं अर्थात एज्यूम्ड मीन। यहाँ एक बात ध्यान में रखने योग्य है, चाहे आप श्रेणी में से दिए गए किसी मूल्य को कल्पित माध्य माने या उससे बाहर के किसी अन्य को, आपका उत्तर वही आएगा। इसके बाद प्राप्त हुए a अर्थात एज्यूम्ड मीन को प्रत्येक मद में से घटा देते हैं अर्थात d विचलन प्राप्त करने के लिए। विचलन का सूत्र आप जानते हैं, d बराबर है x श्रेणी की मद में से घटाइए कल्पित माध्य a। अब क्योंकि इस खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो इस d विचलन को उससे संबंधित आवृत्तियों f से गुना करते हैं और fd प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात इनका जोड़ भी प्राप्त करना है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। श्रेणी के सभी मदों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए, जिसे हम समीशन f से डिनोट करते हैं, और दिए गए सूत्र के अनुसार मूल्यों का प्रयोग करते हैं। आइए जरा गौर से सूत्र को देखें।
एक्स बार बराबर है ए प्लस समीशन एफ डी, फ्रीक्वेंसी और विचलनों की गुना का जोड़। इसे भाग करेंगे समीशन एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी का कुल जोड़। आइए पिछले ही उदाहरण को इस नई विधि से सरल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण में वही 125 मजदूरों की मजदूरी दर्शाई गई है। तालिका आपके सामने पहले कॉलम में x मजदूरों की मजदूरी जो कि रुपयों में है दर्शाती है, तो दूसरे कॉलम में f फ्रीक्वेंसी मजदूरों की कुल संख्या दर्शाती है जो कुल 125 समीशन f दिखाई दे रही है। इस विधि में हमारे सामने तीसरा कॉलम कुछ नया है जिसमें हम विचलन निकाल रहे हैं। d छोटा d बराबर है x माइनस ए। यहाँ x हैं पहले कॉलम में दी गई मदें 240, 250, 260। इनमें से आपको घटाना है ए आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने अपने इस प्रश्न में 250 को ए कल्पित माध्य मान रखा है और इस प्रकार घटाने पर हमें फिर दो तरह की मदें प्राप्त हो रही हैं। जैसे 240 घटा 250 घटा के 10, 250 में से 250 जीरो, 260 में से 250 जमा के 10 और इसी तरह से जमा और घटा दो तरह की मदें हमारे सामने हैं। अगले कदम के रूप में हमारे पास अगला कॉलम है जिसमें f फ्रीक्वेंसी को d विचलनों से गुना किया गया है अर्थात मजदूरों की संख्या f 5, d माइनस के 10 और इस तरह से घटा के 50 आपके सामने उपलब्ध है। अगली पंक्ति में मजदूरों की संख्या 15, d विचलन 0 और इस तरह से 0 fd। इसी तरह से 32 और 10 320, 42 और 20 840, 15 और 30 450, 12 और 40 480, 4 और 50 200। इस प्रकार हमें FD का समीशन प्राप्त होता है 2240। इन प्राप्त मूल्यों को हम अपने सूत्र जो कि आपके सामने है x बार बराबर है a जमा समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन F में रखने के पश्चात हल कर सकते हैं। 250 जो कि कल्पित माध्य था जमा 2240 जो कि समीशन FD हमारा मूल्य निकला। समीशन F 125 से भाग करने के पश्चात हमारे पास उपलब्ध होता है 250 जमा 17.92 अर्थात 267.92 अर्थात वही उत्तर, वही मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य। प्रश्न वही, विधि अलग, फिर भी उत्तर 1। आइए आगे चलते हैं और तीसरी विधि पद विचलन विधि को सरल करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम हल कर रहे हैं खंडित श्रेणी में सरल समांतर माध्य। इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब तीसरी विधि पद विचलन विधि। यह विधि लघु विधि का ही एक रूप है। इन दोनों विधियों में थोड़ा सा ही अंतर है और यह पद विचलन विधि उस समय लागू होती है जब कल्पित माध्य अर्थात a द्वारा लिए गए विचलन अर्थात छोटा d इस प्रकार के प्राप्त हों कि उनमें अंतर बराबर का पाया जाए। जैसे अभी आपने पिछले उदाहरण में सभी विचलनों में 10 का अंतर देखा अर्थात घटा के 10 0, जमा के 10, जमा के 20, जमा के 30 अर्थात उनमें अंतर एक समान 10 का था। इस प्रकार यह एक समान अंतर एक समाप वर्तक के रूप में प्राप्त होता है अर्थात कॉमन फैक्टर के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम बड़े C से व्यक्त करते हैं। इस विचलन अर्थात d को जब इस कॉमन फैक्टर अर्थात C से भाग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है d डैश। इसी को कहते हैं पद विचलन। इस विधि में भी कुछ कदम हमें उठाने हैं जिनमें कुछ तो वही पिछले विधि अर्थात लघु विधि वाले ही हैं। आइए उन्हें दोहरा लें। सर्वप्रथम a कल्पित माध्य निकाला जाता है, तत्पश्चात d विचलन ज्ञात किया जाता है। उसके बाद इस d को समापवर्तक अर्थात C से भाग किया जाता है
और प्राप्त किया जाता है डी डैश अर्थात पद विचलन। जैसा कि आपने लघु विधि में देखा था, f को d से गुना किया गया था, यहाँ d के स्थान पर है d डैश अर्थात पद विचलन। आपको f को d डैश के साथ गुना करना है और फिर इनका जोड़ प्राप्त करना है, समीशन f d डैश। इस प्रकार यहाँ सूत्र थोड़ा सा ही अलग है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, वो है गुना में c अर्थात वही कॉमन फैक्टर। जैसा कि आप सूत्र को देख रहे हैं, सूत्र में x बार अर्थात मीन बराबर है a अर्थात कल्पित माध्य जमा समीशन f d डैश। इसे भाग किया गया है समीशन f से अर्थात मदों की कुल संख्या से, और तत्पश्चात गुना में c अर्थात वही कॉमन फैक्टर। तो आइए अपने पिछले ही उदाहरण अर्थात 125 मजदूरों की मजदूरी के समांतर माध्य को इस विधि अर्थात पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तालिका आप ध्यान से देख रहे हैं, इसमें कुछ कॉलम वही पुराने वाले हैं। सबसे पहले x अर्थात मजदूरी, दूसरे में मजदूरों की संख्या अर्थात f जो 125 ही है। तीसरे कॉलम में जैसा कि आप पिछले उदाहरण में भी देख चुके हैं, a कल्पित माध्य 250 हमने माना है 250, और इसे रखते हुए हम निकाल रहे हैं d विचलन x माइनस a जो पिछली उदाहरण वाला ही है। इस विधि में एक नया कॉलम आता है और वो है d डैश अर्थात x माइनस a बटे c, या इसे और सरलतम रूप दें तो d विचलन बटे कॉमन फैक्टर c। और इस प्रकार ध्यान से देखिए, घटा के 10 को भाग किया गया 10 अर्थात यहाँ कॉमन फैक्टर है 10, सभी मूल्यों को 10 से भाग किया गया है। इसमें पहले है घटा का 1, फिर 0, फिर जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4 और इस तरह से जमा के 5। हमारे प्रश्न में कुछ सरलता आती जा रही है। अब हमें वही पिछला कॉलम ही ज्ञात करना है एफ डी अर्थात यहाँ डी की बजाय हमारे पास है डी डैश पद विचलन। आइए आगे बढ़ते हैं। F5 डी डैश 1 घटा का 1, इस प्रकार घटा के 5। F15 डी डैश 0 0। F32 डी डैश जमा का 1, इस तरह से 32। अगला मूल्य 42 और 2 84, 15 और 3 45, 12 और 4 48, 4 और 5 20। इस प्रकार हमारे सामने यहाँ फिर से दो तरह के चिन्ह वाले मूल्य शामिल हैं, एक घटा के चिन्ह वाले तो दूसरे जमा के चिन्ह वाले। इन्हें सरल करने पर हमारे पास उपलब्ध है समीशन एफ डी और वो है आपके सामने 224 224। आइए दिए गए सूत्र को फिर से देखें और इसमें अपने उन मूल्यों को रखते हैं। मूल्य है 250 कल्पित माध्य जमा 224 समीशन एफ डी डैश। इसे भाग किया गया है मदों की कुल संख्या समीशन एफ 125 से और अंत में गुना के 10 अर्थात कॉमन फैक्टर। इसे सरल करने पर हमारे पास फिर से वही उत्तर 267.92 प्राप्त हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार एक ही प्रश्न तीनों ही विधियों के द्वारा एक ही उत्तर दे रहा है, अर्थात आपकी विधि कोई भी हो आपका उत्तर वही आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने खंडित श्रेणी में 3 विधियों के द्वारा सरल समांतर माध्य की गणना की, जिनके सूत्र हम एक बार फिर से दोहरा लें। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, x बार बराबर है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। दूसरी लघु विधि, इसका सूत्र है a प्लस समीशन एफ डी को भाग किया गया है समीशन एफ से। तीसरी विधि है पद विचलन विधि अर्थात a प्लस समीशन एफ डी डैश, इसे भाग किया गया है समीशन एफ से और गुना किया गया है कॉमन फैक्टर c से। तो आज के
इस व्याख्यान के इन सभी सूत्रों को दोहराते हुए हम आपके लिए कुछ गृह कार्य स्वरूप प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इन्हें नोट कर लें। सबसे पहला है, एक परिवार के 5 लोगों की मासिक आय के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। आय रुपयों में दी गई है 490, 690, 800, 590 और 500 रुपये। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा निम्न अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x जो कि अंक का ही स्वरूप है, दिए गए हैं 40, 30, 60, 50, 70, 80। तो दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी f अर्थात विद्यार्थियों की संख्या 5, 7, 12, 10, 9 और 5। प्रश्न तीसरा, पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें। एक तरफ है x 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी 5, 15, 30, 25, 15, 12 और 8। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं निर्मल सैनी आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।